इस गद्यांश को हमें पढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो देना है। आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव जाति की सुरक्षा की दृष्टि से पशु पक्षियों से अधिक सफल क्यों माना भाई? मानव जाति को पशु पक्षी से श्रेष्ठ क्यों माना है? तो भावनात्मकता के कारण। क्या मानव जाति में भावनात्मकता है इसी कारण वो सफल है? प्रगतिशीलता के कारण, सृजनात्मकता के कारण, या फिर बौद्धिक शक्ति के कारण? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धिक शक्ति के कारण। यानी कि जो मानव जाति है उसमें बौद्धिक शक्ति के कारण सुरक्षात्मक दृष्टि से है वो पशु पक्षियों से अधिक सफल है। तो जो बौद्धिक शक्ति है उसके कारण मानव ने अपनी जो बुद्धि की शक्ति है उसके द्वारा सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक क्या की, प्रगति की है, और अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक बुद्धिशाली होने के कारण मनुष्य है वो प्राकृतिक विषमता पर विजय प्राप्त कर सका है और जीवन को अतिशय क्या किया है, सुरक्षित बनाने में सफल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, मानव के विकास, समाज रचना और संस्कृति का मूल आधार क्या रहा है भाई? सुरक्षा की भावना और प्राण। मानव के विकास, समाज सुरक्षा और मतलब समाज की रचना और संस्कृति का जो मूल आधार है वो क्या रहा है? सुरक्षा की भावना और प्राण रक्षा। केवल युद्ध करने की प्रवृत्ति, ये तो बिल्कुल गलत होगा। प्रकृति का विनाश करना, नहीं। और पशु पक्षियों का शिकार, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, सुरक्षा की भावना और प्राण रक्षा। ये है वो मानव के विकास, समाज रचना और संस्कृति का मूल आधार रहा है। सुरक्षा की भावना और प्राण रक्षा। अपनी प्राण रक्षा और सुरक्षा की भावना की पूर्ति हेतु मानव ने जो बुद्धि शक्ति का प्रयोग किया और समाज की रचना की, सभ्यता और संस्कृति बनाई, ज्ञान विज्ञान और शिक्षा के द्वारा उसे समृद्ध किया। सुरक्षा की आधारभूत आवश्यकता ही मानव विकास का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अतिशय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसमें उपसर्ग ए होगा, अति होगा, अतिश होगा, या फिर शय होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अति उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग है? अति। अति उपसर्ग इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? तो अति। अतिशय शब्द में अति उपसर्ग है और शय है क्या है? मूल शब्द है। शय मूल शब्द है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे अंत में जोड़ते हैं उसे क्या कहेंगे? मूल शब्द कह सकते हैं, परसर्ग कह सकते हैं। उसके अर्थ में परिवर्तन या फिर विशेषता उत्पन्न करते हैं। अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक और सीमा से परे। उदाहरण के लिए अत्यधिक, अतिवृष्टि। अत्यधिक का मतलब अधिक से भी ज़्यादा अधिक। अतिवृष्टि का मतलब वृष्टि कितनी हुई? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुख समृद्धि शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, द्वंद्व समास, या अवयवी समास? इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें दोनों शब्द हैं वो प्रधान है, और जिसमें दोनों शब्द प्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है? तो दोनों पद हो तो द्वंद्व समास। सुख भी प्रधान है और समृद्धि भी प्रधान है, दोनों शब्द क्या हो गए? प्रधान हो गए, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, द्वंद्व समास। सुख समृद्धि का समास विग्रह है सुख और समृद्धि। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात विग्रह करने पर और तथा और या जैसे योजकों का प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, इसमें माता और पिता दोनों क्या हैं? प्रधान है। दिन और रात, दिन का भी अपना महत्व है, रात का भी अपना महत्व है। जिस शब्द में उसका एक खुद का अपना महत्व हो या वो प्रधान शब्द हो तो उसमें दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास आएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गद्यांश में प्रयुक्त द्योतक शब्द का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए विनाश या नष्ट करने वाला, सूचक या प्रतीक दर्शाने वाला, बाधक या रुकावट डालने वाला, या फिर शोषक या उत्पीड़न करने वाला? द्योतक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द्योतक का मतलब होता है सूचक या फिर प्रतीक, यानी कि दर्शाने वाला, सूचक या फिर प्रतीक। द्योतक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाशित करने वाला, सूचित करने वाला, या प्रतीक होता है। गद्यांश के संदर्भ में सुरक्षा और सुख को की द्योतक है का आशय है कि सुरक्षा ही सुख का क्या है? प्रतीक है या फिर सूचक है। सुरक्षा किसका प्रतीक है? सूचक, तो सुख का, इसलिए द्योतक शब्द का यहाँ पर सही अर्थ क्या हो गया? सूचक या फिर प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्या प्लस दी, इत प्लस आदि। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, इति प्लस आदि। क्या होगा? इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, तो इत्यादि। इति प्लस आदि, इत्यादि शब्द का सही विच्छेद इति प्लस आदि। इसमें यण स्वर संधि, कौन सी संधि? यण स्वर संधि। नियम के अनुसार जब ई या बड़ी ई के बाद असमान स्वर आता है तो
ई या बड़ी ई का ये बन जाता है, क्या बन जाता है ये। देखो इति प्लस आदि, तो इसमें क्या होगा टी यानी कि तो और छोटी ई की मात्रा प्लस आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और आ क्या बन गया या, क्या बन गया या, तो इत्यादि इत्यादि। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नीरज, पंकज, जलद या सरोज। देखिए नीरज यानी कि नीर में जन्म लेने वाला, नीर का मतलब होता है जल, जल में जन्म लेने वाला यानी कमल। बिल्कुल, ये तो राइट आंसर हो जाएगा। पंकज, पंक का मतलब क्या होता है कीचड़, क्या होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला, इसका भी कमल राइट आंसर हो जाएगा। जलद, जलद का मतलब जल को देने वाला, तो ये जल को देने वाला नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलद नहीं है। सरोज, सर का मतलब क्या होता है? सर का मतलब होता है तालाब, और जय का यहाँ जन्म यानी कि तालाब में जन्म लेने वाला, तो कमल, इसलिए जलद हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जलद है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगर इसकी जगह जलज होता ना तो वो राइट होता, जलज होता यानी कि जल में जन्म लेने वाला, तो कमल। जलद, जलद शब्द बादल का पर्यायवाची किसका है? जल द, जल को देने वाला। जबकि नीरज, पंकज, सरोज, जलज, अरविंद ये किसके? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। जल और जन्म लेने वाला, पंक का मतलब होता है कीचड़ और जल नीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट शब्द का सही विलोम शब्द कौन कौन सा, मतलब कौन सा है? उत्कर्ष का अपकृष, अवकृष, अवनति या परामर्श। हमारा ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, अवनति इसका विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति, क्या होगा? उन्नति। चलिए अपकर्ष, उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति, समृद्धि या श्रेष्ठ, उसका सटीक विलोम शब्द क्या होता है? अपकर्ष होता है, जिसका अर्थ होता है पतन या गिरावट। ध्यान दे, उन्नति का विलोम होता है वो क्या होता है? अवनति होता है। चलिए, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ तो नहीं होगा, अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो। सर्वज्ञ, जो सब जानता हो। बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुज्ञ का मतलब जिसे ज़्यादा ज्ञान हो लेकिन ऐसा ना हो सब कुछ हो। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है जिसे ज्ञान ना हो, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहते हैं, कम जानने वाले को अल्पज्ञ, बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ, जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहा जाता है। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से है वो किस कारक का परसरक या विभक्ति है? करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक। अपादान कारक यानी जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी वस्तु का अलग होने या पृथकता का भाव प्रकट होता है उसे वहाँ अपादान कारक होता है। और पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, अलग होने का भाव है तो अपादान कारक हो गया। अतः यहाँ अपादान कारक है, जहाँ पर अलग होने का भाव हो वहाँ पर अपादान कारक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी और शुद्ध है? ऑप्शन ए कवियत्री, बी कवियत्री, ऑप्शन सी कवियत्री, ऑप्शन डी कवियत्री। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कवियत्री। क, व और ये छोटी और त्री बड़ा, आपको याद रखना क, व, ये छोटा, त्री बड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार DSSS और एग्ज़ाम्स में और केंद्रीय विद्यालय में और जो सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स है, स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स है, हिंदी ग्रामर के अंदर ये मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको याद रखना है, पहले क आएगा, फिर व आएगा, फिर ये छोटा आएगा और त्री है वो बड़ा आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। कवियत्री, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ध्यान रखिए कि कवि में व पर छोटी ए की मात्रा होती है, परंतु इसके जो स्त्रीलिंग होता है उसमें व पर कोई भी मात्रा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए आग, दूध, अग्नि या फिर आम। तत्सम शब्द वे होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं
जो एज इट इज़ एज जो हिंदी में लिखे जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। इसमें ऑप्शन है वो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि क्या होगा? अग्नि। और अग्नि का तद्भव होता है आग। क्या होता है? आग। ये आग है, अग्नि का क्या है? तद्भव रूप है। दूध शब्द का तत्सम क्या होगा? कमेंट में बताइए। दूध शब्द का तत्सम क्या होगा? आम का होता है, क्या होता है? आम का आम्र होता है। क्या होता है? आम्र। आम का तत्सम शब्द क्या होगा? आम्र। और आम कैसा है? तद्भव है। आम का तत्सम क्या होगा? आम्र होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अग्नि संस्कृत का मूल शब्द यानी कि तत्सम है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है? आग होता है। दूध की बात करें तो ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? दुग्ध होगा। आम की बात करें तो ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? आम्र होगा। तत्सम शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अंगारे उगलना यानी मुंह से आग निकालना। देखो, जो मुहावरे होते हैं उनका कभी भी वो रियल अर्थ नहीं होता है, जबकि उसे बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है, साहित्यिक भाषा में बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है, न कि उसका जो वास्तविक अर्थ हमें नहीं निकालना चाहिए उसमें कभी भी। वो इस बात का ध्यान रखना है। कठोर और कड़वी बातें कहना, यहाँ पर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। अत्यधिक भूख लगना नहीं होगा, गर्मी लगना भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अंगारे उगलने का सही अर्थ क्या होता है? कठोर और कड़वी बातें कहना। अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत क्रोधित होकर कटु या फिर कड़वे अपमानजनक वचन बोलना। वाक्य प्रयोग कहते हैं तो क्रोध में आकर अधिकारी ने अपने माथ हाथों पर अंगारे उगलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंगा शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि एक गंगा एक नदी का नाम है। गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। गंगा एक विशेष नदी का नाम है और जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। जब नदी शब्द की बात करें तो नदी क्या है? एक जातिवाचक है। नदी एक जाति है। विभिन्न नदियों के नाम होने के कारण नदी क्या है? एक जाति है। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, ऐसे वो गंगा है, यमुना है, सरस्वती, ये तो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि नदी क्या है? जातिवाचक। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ेगी, ये वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्मवाच्य। इसमें कर्मवाच्य राइट होगा। इस वाक्य में जो क्रिया का रूप है वो कर्म यानी कि पुस्तक के अनुसार परिवर्तित हुआ है। कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग हुआ है। किसका? के द्वारा का। जहाँ वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। किसकी? कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पढ़ रहा होगा। वह पढ़ रहा होगा, इस वाक्य का कौन काल का जो है कौन सा भेद है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य भविष्य या फिर अपूर्ण भूतकाल। इसमें ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में कार्य के होने का संदेह या अनिश्चितता का बोध हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ कार्य वर्तमान में जारी रहने के संदेह को व्यक्त कर रहा है। पढ़ रहा होगा यानी कि जारी रहने का भाव व्यक्त किया, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। श्लेष अलंकार राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाँ सुबरन एक शब्द में 3 अर्थ चिपके हैं। कवि के पक्ष में पूछे तो अच्छे शब्द, कवि के पक्ष में क्या होगा? अच्छे शब्द। व्यभिचारी के पक्ष में है वो सुंदर रूप, और चोर के पक्ष में सोना, यानी कि सुबरन का मतलब सोना भी कह सकते हो, सुबरन का मतलब सुंदर रूप भी कह सकते हो, और सुबरन का मतलब अच्छे शब्द भी कह सकते हो। तो इसी प्रकार एक ही शब्द के 3 अर्थ निकले यहाँ पर, और एक ही शब्द के 1 से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और उदाहरण आपको दे दूँ, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वहाँ पर कनक के 2 शब्द है। एक कनक का मतलब होता है सोना,
सोना यानी गोल्ड, और दूसरे कनक का मतलब होता है गेहूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो वीर रस है उसका स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शन ए रति, शोक, उत्साह या फिर भय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्साह। वीर रस में स्थायी भाव पूछ ले तो कौन सा होगा? उत्साह, यानी युद्ध की भावना, उत्साह है। तो ये सब जो भाव है किस में आते हैं? वीर रस में आते हैं। उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। बात करें रति का तो किसका है? रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। शोक है वो करुण रस का है। भय है भयानक रस का। तो युद्ध, दान और धर्म के क्षेत्र में उमड़ने वाले उत्साह के वीर रस की निष्पत्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो युद्ध है, दान है और धर्म के क्षेत्र में जो उमड़ने वाला उत्साह होता है वो वीर रस के अंतर्गत आता है। रति की बात करें तो श्रृंगार रस, शोक है वो करुण रस में और भय है भयानक रस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चरित्रता शब्द किस मूल शब्द से बना है? सत, चरित्र, चरित्रता या फिर सच्चरित्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा चरित्र। सच्चरित्र शब्द में मूल शब्द कौन सा है? चरित्र है, और जो उसमें उपसर्ग कौन सा है? सत उपसर्ग है। कौन सा है? सत। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए सच्चरित्रता शब्द का मूल शब्द चरित्र होगा। संरचना की बात करें तो सत इसमें उपसर्ग है और चरित्र मूल शब्द है, और ता क्या है? प्रत्यय है। संधि नियम से सत, चरित्र और मिलकर क्या बनता है? सच्चरित्र, और ता प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा सच्चरित्रता निर्मित हो जाती है। और मूल शब्द पूछे तो क्या होगा? चरित्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास गोदान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद है वो गोदान उपन्यास के रचयिता है। बात करें अगर मुंशी प्रेमचंद की तो अंतिम पूर्ण सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य रचना 1936 गोदान की। गोदान कब लिखी? 1936। यह भारतीय कृषक जीवन के जो संघर्ष, त्रासदी और यथार्थ जीवन का दस्तावेज है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में कई उपन्यास लिखे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस जो DSSB TGT एग्ज़ाम नहीं PGT एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो PGT इंग्लिश का पेपर हुआ था 2018 का। 2018 के अंदर हिंदी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो हम आज डिस्कस किए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही कारगर साबित होंगे। और जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका एक सिलेक्शन में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि और नए वीडियोज़ और अपडेट के लिए आपको मिल सके।